तो आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर कंडीशनल एंड आइटरेटिव स्टेटमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? कंडीशनल एंड आइटरेटिव स्टेटमेंट। कंडीशनल एंड आइटरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? जब हमें कंडीशंस पे काम करना होता है, जहां पे कंडीशंस हो वहां पे हम इन स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट है या आइटरेटिव स्टेटमेंट है वह दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला है कंट्रोल स्टेटमेंट। पहला क्या है? कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट्स मतलब जहां पे हम कंडीशंस दे सकें उसी को हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट में आपको दो चीजें मिलती हैं, एक तो इफ कंडीशन मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा? लूप मिलेगा। इफ कंडीशंस क्या होता है? जहां पे हम कंडीशन देते हैं। इफ कंडीशन क्या होता है? जहां पे हम कंडीशन देते हैं। जैसे हम कहें कि सपोज दैट कि एक एज नाम का वेरिएबल है जिसमें मुझे एज क्या करनी है? इनपुट करानी है। यहां पे एज एंटर द एज। क्लियर? एज हमने इनपुट करा दिया और एज में क्या हो गया? हमारा स्टोर हो गया। हम कहते हैं कि अगर इसकी एज जो है 18 के बराबर या 18 से ज्यादा है then he cannot print, he can vote। ये हमारा मैसेज है कि अगर एज की वैल्यू 18 से ज्यादा होगी या बराबर होगी तो वोट दे सकता है। और यहां पे इफ एज इज लेस देन 18 देन मैसेज क्या है? प्रिंट ही कैन प्रिंट यू कैन नॉट वोट, यू कैन नॉट वोट। तो ये क्या है? कंडीशंस है जिसका हम इस्तेमाल पाइथन में प्रोग्रामिंग बनाने के लिए करते हैं। तो और इसके अलावा जो दूसरा कंट्रोल स्टेटमेंट है हमारा वो क्या है? वो है लूप। तो लूप क्या होता है? लूप जो होता है जिससे हम कोई चीज रिपीट कर पाए, बार बार रिपीटेशंस, एक ही जैसा काम करना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। तो लूप में जैसे सपोज दैट कि हमको 1 से लेके 100 तक प्रिंटिंग करानी है, 1 से लेके 100 तक प्रिंटिंग करानी है। तो एक जैसा काम है कि भैया 1 प्रिंट करो, फिर 2 प्रिंट करो, फिर 3 प्रिंट करो, फिर 4 प्रिंट करो। तो ऐसे बहुत सारा प्रिंटिंग कराना पड़ेगा। तो इससे अच्छा एक काम करें कि ये लूप लगा लें। लूप की फायदा क्या है कि एक ही लाइन में हम सारी बात लिख सकते हैं। जो आप प्रिंट से 100 टाइम्स लिखने वाले थे, 100 टाइम्स बहुत ज्यादा होता है और 100 टाइम्स आप अगर प्रिंटिंग कराओगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। तो ऐसे जो रिपीटेड काम, ऐसे जैसा कोई भी रिपीटेड वर्क हो तो आप लूप की सहायता से कर सकते हो। और लूप की फायदा ये है कि आपको सिर्फ एक लाइन स्टेटमेंट राइट करना है। फॉर आई इन रेंज। रेंज में क्या लिखोगे? कहां से स्टार्ट होगा। सपोज दैट मैं कहता हूं 1 से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? 100 तक जाएगा। लेकिन लास्ट वाला लेता नहीं लूप हमारा, तो इसमें हम क्या कर देंगे? 101 कर देंगे। 101 मतलब लास्ट वाला 101 पे टर्मिनेट हो जाएगा, 100 तक ये चलेगा। और फिर 1 का क्या करेंगे? हम इंक्रीमेंट करेंगे और यहाँ पे हम कोलन लगाएंगे और हम यहाँ पे प्रिंट आई करेंगे। आई क्यों? क्योंकि ये आई हमारा वेरिएबल है और आई की जो वैल्यू होगी ना, हर बार एक क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यानी पहली बार ये प्रिंट हुआ
तो पहली बार 1 प्रिंट होगा, फिर सेकंड टाइम एक इंक्रीज हो जाएगी तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम 3, ऐसे 1 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। और देखो आप 2 लाइन में हमने इस सवाल को कर दिया, अदरवाइज आपको 100 लाइन लिखना पड़ता ये सवाल करने के लिए। तो अब आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, लूप की वजह से हमारा जो प्रोग्राम है वो इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा और कम लाइनों में हम प्रोग्राम को क्या कर पाएंगे। तो इसमें आपको राइट करना है, आप राइट करिए कंडीशनल एंड आइटरेटिव स्टेटमेंट आपकी हेडिंग होगी, उसके नीचे सब हेडिंग देना है आपको कंट्रोल स्टेटमेंट या इफ कंडीशन। कंट्रोल स्टेटमेंट ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इफ कंडीशन। कंट्रोल लिख लीजिए इसमें, कंट्रोल स्टेटमेंट यूज्ड फॉर डूइंग दैट प्रोग्राम फॉर डिसीजन एंड आइटरेशन। ठीक है, क्या बोला मैंने, कंट्रोल स्टेटमेंट यूज्ड फॉर डूइंग दैट प्रोग्राम फॉर डिसीजन एंड आइटरेशन। डिसीजन और आइटरेशन जो बताया मैंने आपको, कंडीशंस और आइटरेशन का मतलब क्या होता है, लूप होता है। आइटरेशन का मतलब क्या होता है, लूप होता है। तो लूपिंग्स के लिए हम और कंडीशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे लिखिए नीचे, कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर फॉलोइंग 2 टाइप्स। कंट्रोल स्टेटमेंट जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला कंडीशनल स्टेटमेंट, पहला है कंडीशनल स्टेटमेंट और दूसरा है लूपिंग स्टेटमेंट। पहला है कंडीशनल स्टेटमेंट, दूसरा है लूपिंग स्टेटमेंट। तो आपको फिर एक फ्रेश हेडिंग देनी है, पहला कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट इसमें लिखिए आप, कंडीशनल स्टेटमेंट में आप राइट करिए व्हेन द प्रोग्राम used to decide which set of statement is to be executed between two alternative set, two means two alternative set of statement is called conditional statement, तो इसको हम बोलते हैं क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट, जहां पे हम कंडीशंस की रिक्वायरमेंट हो, जहां पे हमको कंडीशंस की रिक्वायरमेंट हो वहां पे हम इन स्टेटमेंट्स का, कंडीशंस का यूज करते हैं। तो नीचे पैराग्राफ चेंज करना है और आपको लिखना है फॉलोइंग आर द कंट्रोल स्टेटमेंट दैट आर यूज्ड टू हैंडल द कंडीशंस। तो पहला जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसमें कई तरीके से, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें हम इफ कंडीशन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, इफ कंडीशन का हम यूज करते हैं। तो उसको हम 3 तरीके से राइट कर सकते हैं। आपके पास 3 पाथ है, 3 रास्ते हैं, तीनों में से कोई भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो पहला जो तरीका है आपका, पहला जो कंट्रोल स्टेटमेंट का प्रकार है वो है फर्स्ट इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये आपको राइट करना है। लिखिए, इफ स्टेटमेंट take a particular condition when even that conditions evaluates to true, otherwise another condition will be execute, तो इसको एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझेंगे। एग्जांपल क्या है हमारा,
क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड परसेंटेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इफ परसेंटेज मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 देन पास अदरवाइज इट फेल। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें उस बच्चे का नाम, स्टूडेंट का नाम इनपुट करना है और परसेंटेज मार्क्स आपको इनपुट कराना है और कंडीशन से इफ कंडीशन का यूज करना है और उसमें देखना है कि वो पास है कि फेल है। अगर 40% से ज्यादा या बराबर है तो पास है और 40% से कम है तो क्या है, फेल। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट कराएंगे नेम और यहां पे जो है इनपुट, एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, एक ही ब्रैकेट है क्योंकि हमको डेटा टाइप हमने यहाँ कोई बताया नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप ले लेगा। जो नाम हमारा है स्ट्रिंग है तो अगर हम कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते तो हमको स्ट्रिंग मिल जाएगा। और फिर हमको क्या यूज करना है, परसेंटेज मार्क्स। सपोज दैट मैंने p नाम का यहाँ पे वेरिएबल ले लिया है और यहाँ पे मैं फ्लोट ले लेता हूँ क्योंकि परसेंटेज की बात है तो परसेंटेज बिल्कुल सटीक होना चाहिए। फ्लोट और यहाँ पे इनपुट और यहाँ पे एंटर द परसेंटेज मार्क्स। परसेंटेज मार्क्स हो गया। तो इस तरीके से हमने परसेंटेज इनपुट करा लिया। अब अपने प्रोग्राम का जो क्वेश्चंस है उस पे आते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर यानी इफ जो p है हमारा वो क्या हो, ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो, क्या हो 40 के बराबर हो, देन वो क्या हो जाएगा, मैसेज प्रिंट कराना है आपको, क्या प्रिंट पास। ठीक है, नेम भी आप प्रिंट करा लो, नेम भी उसका प्रिंट करा लो। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कर लेते हैं प्रिंट नेम और नीचे क्या कर लेते हैं, प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैसेज है हमारा पास। क्लियर। तो ये बंदा उसका नाम आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा। और फिर एक इफ कंडीशन राइट करते हैं। दो ही कंडीशन है इसमें, आप जितनी चाहे उतने कंडीशंस आप क्या कर सकते हो, इफ का यूज करके आप राइट कर सकते हो। तो इफ p इज लेस देन क्या 40 कोलन, यहां पे भी कोलन है आपका ध्यान दीजिएगा। कोलन के बाद क्या होगा, वन टाइप का स्पेस होगा और यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट कराएंगे नेम के साथ। तो सबसे पहले नाम प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट नेम और यहाँ पे प्रिंट फेल। तो इस तरह से देखो हमने दो कंडीशन दिया हुआ यहाँ पे। अगर और ज्यादा कंडीशन होता तो आप यहाँ पे और इफ कंडीशन का क्या कर सकते थे, यूज आप कर सकते थे। जितना भी रिक्वायरमेंट हो आप उतने कंडीशंस का इफ के साथ आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम इफ के कई सारे जो है अलग अलग सवाल या प्रोग्राम को हम लोग इजिली इफ का यूज करके कर सकते हैं। तो एक और नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट GST whereas GST is 18%। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट पेड अमाउंट, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट पेड अमाउंट फॉर बाइक परचेजिंग if MRP of bike is less than 1 lakh
25,000, then GST is 12%, and if greater than or equal to 1,25,000, 1,25,000 से ज्यादा या उसके बराबर है, then GST is 18%। ये दो कंडीशंस है कि अगर प्राइस हमको मैक्स जो उसका MRP प्राइस है बाइक का वो इनपुट करवाना है आपको और चेक करना है कि क्या उसका प्राइस जो है 1,25,000 से कम है, देन GST उससे 12% लगेगा, और अगर 1,25,000 से ज्यादा या बराबर है तो 18% GST लगेगा। तो आपको जो है डिस्प्ले कराना है कि कितना अमाउंट पेड होगा विथ जीएसटी के साथ कितना अमाउंट टोटल पेमेंट होगा। अगर आप जीएसटी अगर डिस्प्ले कराना चाहते हो तो भी करा सकते हो। प्रोग्राम बनाते हैं इसके लिए सबसे पहले हम प्राइस इनपुट कराते हैं। प्राइस के लिए हम प्राइस नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे हम जो है फ्लोट ले लेते हैं। पैसे की बात है, पैसे रुपए की बात है तो ले लेते हैं फ्लोट इनपुट एंटर प्राइस ऑफ बाइक ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे चेक करते हैं इफ प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये वाला कंडीशंस पहले दे देता हूं, आप कुछ भी कर सकते हो वैसे। तो मैंने पहले वाला कंडीशंस एक ज्यादा वाला ले लिया है। प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है हमारा 1,25,000 यानी 1,25,000। देन क्या निकालना है हमको, अगर ज्यादा होगा तो जीएसटी निकाल लो आप। पहले तो जीएसटी नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। जीएसटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्राइस का 18% निकालना है। प्राइस यानी जो हमारा प्राइस लिखा है प्राइस मल्टीप्लाई बाई 18/100, ऐसे ही परसेंटेज निकालते हैं। प्राइस गुणे 18/100 तो जीएसटी हमारा आ जाएगा। फिर हमको पेड अमाउंट निकालना है, तो जो पेड होगा वो क्या होगा, जो प्राइस है आप प्लस जीएसटी होगा। तो प्राइस प्लस जीएसटी, तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा दो आप कि टोटल पेड अमाउंट या पेड अमाउंट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कामा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा पेड। क्लियर है। फिर दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं होगा यानी 1,25,000 से ज्यादा या बराबर नहीं होगा तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो फिर इसके इफ वाले दूसरे कंडीशंस में आएगा और दूसरे कंडीशन में चेक करेगा क्या ये जो है 1,25,000 से जो प्राइस है हमारा कम है। जाहिर सी बात है ये नहीं है तो यही होगा, कम होगा। देन हमको यहाँ पे क्या निकालना है, जीएसटी निकालना है, और जीएसटी इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाई 12, क्योंकि 12% यहाँ पे जीएसटी लगेगी, 12% जीएसटी यहाँ पे लग रही है 12/100, और यहाँ पे पेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्राइस प्लस जीएसटी, और यहाँ पे फिर हम क्या कर लेंगे प्रिंट पेड अमाउंट इज इक्वल टू पेड। तो इस तरीके से हम जो हमारा
प्रोग्राम था, हमने कर लिया है और इस प्रोग्राम को आप रन कराओगे तो जो भी आपका पेड अमाउंट होगा प्राइस के हिसाब से वो आपको मिल जाएगा जोड़ के। तो आप इस प्रोग्राम को इस तरीके से आप करके आप देखना। कुछ और क्वेश्चंस हैं, देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट or amount, write a program to input or amount. If amount is greater than 1000 then it convert in dollar, otherwise the amount display in rupees. क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि भैया कोई नंबर इनपुट करा लो, वैल्यू इनपुट करा लो, अगर वो वैल्यू जो है 1000 से ज्यादा है तो उसको डॉलर में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, और यदि वो जो है 1000 से कम है तो उसको एज इट इज रुपए में क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग उस प्रोग्राम को। कह रहा है कि नंबर एक वैल्यू इनपुट करा लो। सपोज दैट मैंने वैल्यू नाम का एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कहा कि INT है वो, और इनपुट है, एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे चेक करते हैं इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 1000 देन इसको किस में कन्वर्ट करना है, डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो $1 का जो अभी प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 83 रुपीज। $1 का प्राइस कितना चल रहा है, 83 रुपीज। तो हमको इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डी नाम का एक मैं वेरिएबल ले रहा हूं, और वैल्यू अपन क्या कर देंगे हम लोग, 83 कर देंगे। 83 से भाग देने पे जो भी आएगा वो किस में आएगा, डॉलर में आएगा। जो भी डॉलर की अभी वैल्यू चल रही है, अभी 83 चल रही है, घटता बढ़ता रहेगा। तो 83 में भाग दिया हमने, डॉलर में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर हमको यहाँ पे प्रिंट करा देना है। ठीक है, अमाउंट इन डॉलर, अमाउंट इन डॉलर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा और डी। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन में आ जाते हैं, इफ वैल्यू इज लेस देन आर इक्वल टू 1000 देन क्या, प्रिंट एज इट इज, प्रिंट करा देना है आपको। प्रिंट मैसेज में अमाउंट इन रुपीज इक्वल टू अमाउंट इन रुपीज इक्वल टू वैल्यू। ठीक,